हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। जैसा हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और जो भोजन होता है उसमें कुछ घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये जो घटक हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें हम पोषक कहते हैं। नाउ पादपों में पोषण की क्या विधि है? तो केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं जिसमें भोजन बनता है। नाउ पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। पोषक पदार्थ क्या करते हैं? शरीर को वृद्धि देते हैं, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव करते हैं और जो जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो प्रदान करते हैं। अब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को हम पोषण बोलते हैं। तो पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने यानी कि खाने और उसके उपयोग की जो विधि होती है उसे पोषण बोलते हैं हम। तो पोषण की जो विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि खुद बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण कौन करते हैं? तो मेनली जो पादप है हमारे वो स्वपोषी होते हैं यानी कि खुद भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए। जंतु एवं अधिकतर अन्य जो जीव पादप होते हैं वो संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि वो किस पर निर्भर रहते हैं? वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वो विषम पोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी जो खुद से भोजन बनाते हैं और जंतु और अधिकतर जो अन्य जीव हैं वो जब पादपों द्वारा जो बना भोजन है उस पर निर्भर कर रहे हैं तो वो विषम पोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो अगर हम बात करें पत्तियों की, तो जो पत्तियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां हम उनको बोलते हैं, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पत्तियों में ही होती है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे जो पदार्थ हैं उन तक पहुंचने चाहिए। अब जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो जो चीजें चाहिए वो सब पत्तियों तक पहुंचती कैसे हैं? मिट्टी में उपस्थित जो जल और खनिज होता है, ये दोनों चीजें जो जड़ होती हैं उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। अब ये जड़ क्या करती है? तने की तरफ इसको ट्रांसफर कर देती हैं और तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जल और खनिज हमें किससे मिलता है? जड़ के जरिए तने के माध्यम से हमें पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब पत्ती पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी वायु में है वो कैसे जा रही है अंदर पत्तियों में? जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसके जरिए चली जाती है। नाउ ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं यानी कि इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जो बंद हो जाती हैं और खुल भी जाती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होता है तो इसमें ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। नाउ जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये जो जल और खनिज है ये कैसे ऊपर जा रहा है? जड़ों के जरिए। तो हमारी जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है, पूरा शरीर उसका, उसमें वाहिकाएं होती हैं नली के समान। जैसे हमारे घरों में पानी आता है पाइपलाइन के जरिए, ऐसे ही जो पाइप जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वाहिकाएं बोलती हैं। ये पूरे शरीर में फैली रहती हैं पादपों के, जिनके जरिए पोषकों को पत्तियों तक पोषक पहुंचाने के लिए ये क्या करती है? मार्ग का काम करती हैं ये वाहिकाएं। इन्हीं के जरिए जो जल और खनिज है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। नाउ कोशिकाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले जैसे कि हमारा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, ऐसे ही जो सजीवों का शरीर होता है या पादपों का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, आप किसके जरिए देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के जरिए आप इसको देख पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जिनकी संरचना में सिर्फ एक ही कोशिका होती है यानी कि एक ही कोशिकीय जीव होते हैं। एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है ये कोशिका, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बीच में एक केंद्र में एक उपस्थित चीज होती है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ घिरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो सजीवों का जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। यानी कि कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती हैं और ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक बॉडी का हमारा पार्ट बनाती हैं, जैसे कि हाथ बन गया। अब ये बॉडी पार्ट मिलकर के हमारे पूरी बॉडी की संरचना
यानी कि पूरा शरीर बनाते हैं ये। तो सबसे पहले हमारी जो कोशिकाएं होती है वो मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक बॉडी का पार्ट बनाती हैं, और बॉडी पार्ट मिलकर के क्या बनाती है, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारी सबसे बेसिक यूनिट शरीर की इकाई क्या है, वो कोशिका है। सो ये देखिए इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं जिनमें बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, झिल्ली होती है बाहर की तरफ। सो ये हमारी कोशिका आरेख है जो हर पादप या जंतुओं में हमें इसकी सबसे फाउंडेशन है, ये इसका बेसिक एक इकाई होती है। नेक्स्ट है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो हमारी पत्तियां होती हैं यानी कि जो पत्तियों की जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल एक वर्णक है। जो हरे रंग का जो वर्णक होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो वर्णक जो है वो अलग अलग कलर के भी होते हैं, यानी कि पत्तियां हमारी अलग कलर की भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है हर पत्ती जो है वो आपको हरे रंग की मिलेगी। आपने लाल पत्तियां भी देखी होंगी, पीली भी देखी होंगी। तो वर्णक कई सारे कलर के होते हैं। जो हरे रंग का वर्णक होता है वो क्लोरोफिल हमारा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो इसका यूज क्या है पत्तियों में, ये क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है, जो बाद में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में क्या होता है, उपयोग होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के ये संभव नहीं हो पाती है। सो अतः क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये सारी चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है। सो पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, यानी कि पत्तियां सौर ऊर्जा लेती हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर देती हैं, खाद के रूप में उसे अपने अंदर संचित कर लेती हैं। सो अतः सभी जीवों के लिए सूर्य की जो ऊर्जा है वो चरम स्रोत है, यानी कि हम सबके लिए जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो एक प्रमुख स्रोत है, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। नाउ प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। यानी कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी तो पौधे ही जीवित नहीं रहेंगे, पौधे जीवित नहीं रहेंगे तो जीव जंतु जैसे हम हैं, हम क्योंकि पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। सो पृथ्वी पर अगर हम कल्पना करें जीवन की, तो प्रकाश संश्लेषण अगर ना हो तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं है। नौ प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। सो होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिल जाता है तो एक रिएक्शन होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन इसमें अधिक मात्रा में इसका निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इसमें बनती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड के रूप में परावर्तित हो जाती है और पौधों द्वारा संचित कर ली जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो निर्मुक्त हो जाती है, यानी कि वायु में वापस चली जाती है। ये देखिए, ये आपकी जो पत्ती होती हैं इनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं। सो अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये द्वार कोशिकाएं हैं आपकी, यानी कि ये खुल सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं। ये द्वार कोशिकाएं होती है, जिससे दरवाजा खुलता और बंद होता है, इस तरीके की ये कोशिकाएं होती हैं। ये आपकी कोशिकाएं हैं जिनमें क्लोरोफिल आपको दिख रहा है। सो ये कोशिकाएं जो होती हैं उसमें आपका वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो ये पत्ती की काट की माइक्रोस्कोप से देखी गई एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसमें आपको क्लोरोफिल नजर आ रहा है। ये देखिए, ये रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं जो खुलती बंद होती दिखती हैं। नाउ प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कैसे हो रहा है हमारा। सो ये आपकी पत्तियां हैं जिनमें नीचे से मिट्टी के जरिए जड़ों में और जड़ों से फिर तनों में और उसके बाद पत्तियों तक क्या पहुंच जाता है, जल और खनिज लवण पहुंच जाते हैं। इसके अलावा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आ गई है रंध्रों के जरिए। सौर ऊर्जा हमारी उपस्थित है। अब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, जल और खनिज हमें जब मिल जाते हैं तो पत्ती क्या करती है, संश्लेषण करती है और सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देती है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड के रूप में वहीं पर संचित हो जाती है, जो बाद में जो पत्ती है वो
पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचा देती है। नाउ पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे मरुस्थलीय जो पादप होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो शल्क और शूल यानी कांटों के रूप में होती हैं। इनमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उनके हरे तनों में होता है। अब इनकी जो पत्तियां वो शल्क और शूल में क्यों क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पानी कम होता है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वो पानी का कम क्षय करती हैं, यानी कि बाहर कम निकालती हैं पानी को। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक जैसे कि और रंग के जो वर्णक होते हैं, पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अलग तरीके की जो पत्तियां होती हैं यानी कि अलग कलर की, जैसे लाल या पीली जो पत्तियां होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्योंकि दूसरी जो वर्णक होते हैं जैसे लाल और भूरे रंग के जो वर्णक होते हैं वो ढक लेते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट, शैवाल क्या होते हैं? तो बारिश के मौसम में जो गीली दीवारें होती हैं, तालाब या ठहरा हुआ जो पानी होता है जलाशय में, आपने देखा होगा वहां पर अवपंकी यानी कि पादप जैसे हरे हरे रंग के आपने देखा होगा वो उग जाते हैं। ये क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। अब शैवाल भी अपना खुद का भोजन बनाते हैं क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये देखिए, ये पत्तियां हैं अलग अलग कलर की, तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो होता है। बस इनका जो वर्णक है क्लोरोफिल वो ढक लिया जाता है अदर वर्णक से, यानी कि जो दूसरे कलर के वर्णक होते हैं वो ढक लेते हैं उसको, लेकिन इनमें भी क्योंकि क्लोरोफिल है तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो हो गया, अब अन्य जो घटक होते हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। इनका खाद्य के अन्य घटकों में संश्लेषण हो जाता है, परंतु प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि जो वायु की जो नाइट्रोजन है वो तो उनके अंदर नहीं जा पाती है, पादप नहीं ले सकते हैं जो वायु की नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उन्हें कहाँ से मिलती है? वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बहुत यानी कि 78% जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन गैस का ही है वायु में, लेकिन फिर भी जो पादप है उन्हें गैसीय अवस्था में नहीं ले पाते हैं। पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी में जो जल और खनिज होते हैं वो जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचा जाता है। विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब फसलें उगती हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी कमी होने लगती है, तब वो नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उर्वरक और खाद का यूज करते हैं अपनी फसलों के लिए, और उससे जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है वो हो जाती है। इसके पश्चात जो पादप खाद के अन्य संगठनों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं? और किन किन विधि से पादप जो है वो पोषण लेते हैं? कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वो भोजन तो नहीं बना सकते, तो वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जो पादप होते हैं उन्हें विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो इसलिए उन्हें विषमपोषी बोलते हैं। जैसे अमरबेल का जो पादप है वो क्या करता है? वो दूसरे पेड़ों पर ऊपर चढ़ जाता है। अब क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, तो ये क्या करता है? ये दूसरे जो पादप जिस पर ये चढ़ जाता है उससे ये पोषण लेता है। तो जिन पर ये चढ़ा होता है वो आरोहित, जिन पर ये होता है वो परपोषी होते हैं, जबकि ये जो अमरबेल का पौधा है ये परजीवी कहलाता है। ये ऐसे पौधे हमारे जो दूसरों से पोषण लेते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। ये देखिए, ये अमरबेल का पौधा है, ये येलो में जो आपको दिख रहा है ये पूरे पेड़ पे चढ़ा हुआ है, ये परपोषी परजीवी है ये, और जो नीचे का जो पेड़ है आपका ये परपोषी है। नाउ जो जंतु भक्षण करते हैं, कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं,
और उन्हें पचा जाते हैं। सो ऐसे ही एक पादप होता है। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली जो संरचना होती है वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतर यानी कि पत्ती ऐसे मुड़ी रहती है जो हमें घड़े की तरह दिखती है। सो पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़े के ढक्कन बनाता है। ऊपर का भाग आपका ढक्कन बनाता है उसका, और घड़े के अंदर उनके रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। जब कोई भी कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये जो रोम है वो बीच में फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। सो कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीट भक्षी पादप कहते हैं। यानी कि जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, कीट को खाते हैं, वो कीट भक्षी पादप होते हैं। सो ये हमारा है पिच्चर प्लांट या पिच्चर पादप इसको बोलते हैं। ये देखिए, तो ये इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे करके रूपांतरित होती हैं। ये घड़े के समान संरचना बनाती है। इसमें जब कीट जाता है तो ये ढक्कन ऐसे ढक जाता है और ये इसका संश्लेषण कर लेते हैं कीटों का। तो ये कीट भक्षी पादप है हमारा। मृत जीवी क्या होते हैं? सो मृत जीवी पौधे, ये जीव कवक या फंजाई इन्हें बोलते हैं। इनकी पोषण प्रणाली, पोषण विधि बहुत भिन्न होती है। ये क्या करते हैं? ये मृत और विघटनकारी यानी कि सड़ी गली जो वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिसमें ये विलयन रूप में परावर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इस विलयन का भोजन के रूप में ये अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि सड़े गले या मरे हुए जैविक पदार्थों से जब पोषण लेते हैं कुछ जो पादप होते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं और ऐसे पादपों को हम मृत जीवी पादप बोलते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रेड है उस पे ये हरी हरी जो आपको दिख रही होगी ये आपकी कवक है। सो ये यूजुअली कब उगती है? जब आपका जो ब्रेड है वो बहुत दिनों का हो जाता है, बासी हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। सो कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर उगते हैं और ये अक्सर उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर यानी नमी होती है और उष्ण होता है। सो इनका वृद्धि का सबसे बढ़िया मौसम क्या है? वर्षा ऋतु सबसे अच्छा मौसम है इनकी वृद्धि का। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि की वजह से नष्ट या खराब हो जाती हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो यानी कि नमी वाली जो चीजें पर जब ये बैठते हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। अब कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे हम फैमिली में एक साथ रहते हैं वैसे ही पादप भी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इस संबंध को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। अब वृक्ष कवक को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो वृक्ष के लिए ये संबंध विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट है लाइकेन। सो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं, यानी लाइकेन में एक तो होता है शैवाल और दूसरा कवक होता है। तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होती है तो वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके अलावा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार से होती है? जैसे कि हमने देखा कि जो पादप हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी जो मात्रा है वो लगातार कम होती रहती है। तो उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक पादप होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में जो मृदा होती है उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे फसलें उगती हैं उनकी जो मात्रा है वो कम होने लगती है। अब उन्हें वापस कैसे लाया जाता है? मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाए जाते हैं, इसीलिए ताकि जो पोषक तत्व हैं वो उन्हें मिल सके मिट्टी को दोबारा से। यदि पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, तो फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यानी कि जो फसल है जब उसमें नाइट्रोजन यूज हो जाता है तो जो मिट्टी है उसमें कमी होने लगती है नाइट्रोजन के पदार्थ की। अब वायु में जो उपस्थित नाइट्रोजन है वो गैस मात्रा में होती है,
गैसीय मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो गैसीय मात्रा में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं गैसीय मात्रा में, ऐसे नाइट्रोजन का नहीं करते हैं। सो पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं, तो विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं, बस गैसीय रूप में नहीं कर पाते हैं। सो एक जीवाणु होता है राइजोबियम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये विलेय पदार्थों में बदल देता है, परंतु राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, तो ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है। उससे ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करता रहता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। ये नाइट्रोजन देता है उन्हें, और जो चना, मटर, मूंग होते हैं वो इन्हें क्या देता है, खाद देता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी कि पोषण देता है। तो ये एक सहजीवी संबंध रखते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, तो इसके बदले पादप जो राइजोबियम है जीवाणु, वो आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों तथा फसलों के लिए उन्हें मृद में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो दाल की फसलें होती हैं उनमें उन्हें अलग से उर्वरक या खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, दाल की फसल उगने के बाद जब वो कट जाती है, उसके बाद जो अन्य फसल उगाई जाती है तो उसमें भी उर्वरक की डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, मृतजीवी भी पौधे होते हैं, कुछ कीट भक्षी पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है वो सब हम इस लाइन में डिस्कस करते हैं। पहला है, सभी जो जीव हैं वो खाद की आवश्यकता होती है उन्हें, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि, शरीर के रख रखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा को प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, यानी कि ऑक्सीजन बनती है बहुत बड़ी मात्रा में। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए करते हैं, यानी कि हम उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कवक अपना पोषण मृत अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं वो परजीवी होते हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जो जीव अपना पोषण हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी बोलते हैं। ये था हमारा चैप्टर 1।